जी आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर, नजर आ रही है स्लाइड। अच्छा, ट्रेवर्सल्स, ग्राफ ट्रेवर्सल्स की बात करें तो इफ यू रिमेंबर हमने ट्री ट्रेवर्सल्स को पढ़ा था। कौन कौन से दो ट्रेवर्सल्स थे जो हमने ट्रीज के केस में पढ़े थे? सर डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट। जी बिल्कुल, ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट हमने दो पढ़े थे। ट्रीज के केस के अंदर ट्रेवर्सल्स को पढ़ा था, तो ग्राफ के केस के अंदर भी यही दो ट्रेवर्सल्स होते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी देम टुडे। हमें पता है कि ग्राफ्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, और हमें ये भी पता है कि ग्राफ इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेवर्सल्स, ग्राफ ट्रेवर्सल्स या इनको सर्चेस भी कहते हैं, ठीक है, वॉक्स भी कहते हैं। चलो मैं इसको remove कर देता हूँ। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है टू एक्सप्लोर एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज ऑफ अ ग्राफ। सो ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल हो या डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल हो, बेसिकली द पर्पस इज टू एक्सप्लोर वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द ग्राफ। ट्री में भी आपने देखा था कि ट्रेवर्सल का पर्पस क्या होता है कि वी वांट टू विजिट ईच नोड ऑफ द ट्री, यही पर्पस होता है ना। और विजिट एग्जैक्टली वंस हमें करना होता है, और उसके ऊपर हमारे तीन डिफरेंट टाइप के ट्रेवर्सल्स बने थे डेप्थ फर्स्ट में, in order traversal, pre-order traversal and post-order traversal. So same is true with graph ke when we say graph traversal, it means that we have to explore every vertex and every edge of the graph. और ट्रेवर्सल्स को हम सर्चेस भी कहते हैं, वॉक्स भी कहते हैं। दो तरह के ट्रेवर्सल्स होते हैं, ब्रेथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। और हमें ट्रीज से पता है कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल के लिए क्यूज को यूज किया जाता है एंड डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल के लिए स्टैक्स को यूज किया जाता है, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट में हमें क्या करना होता है, हमें बैक ट्रैकिंग भी करनी होती है, तो इसलिए स्टैक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फॉर? ओके, सो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल को, और उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल। तो ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल कैसे चलता है? ब्रेथ फर्स्ट में आपको पता है कि किसी भी ट्री में मुझे बताएंगे कि ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल क्या करता था, कैसे चलता था? जी, एनीवन? हिना आप बताएंगे? कुंशा आप बताएंगे? समी? एनीवन? सर ट्री रूट से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो ट्री रूट से स्टार्ट होता था, लेकिन चलता कैसे था, क्या करते थे? ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट में डिफरेंस क्या था? जी प्लीज। काइंडली आप सारे अपने माइक्स को अनम्यूट कर दीजिएगा। क्यों? जी, ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल कैसे चलता था ट्रीज के अंदर? सर इसमें नोड से स्टार्ट करते हैं, रूट नोड से, और उसको लेवल बाय लेवल उसको हम ट्रेवर्स करते जाते हैं। जी बिल्कुल, बस यही बताना था कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम रूट, आमतौर पर करते हैं तो पहले रूट और उसके बाद उस लेवल, अगर ये लेवल 0 है, लेवल 1 के ऊपर ऑफ कोर्स सारे वही नोड्स होंगी जो रूट के डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, तो फिर सारी रूट के चिल्ड्रंस को, उसके बाद फिर उनके चिल्ड्रंस को एंड सो ऑन। यस। तो लेवल बाय लेवल आप रिवर्स करते हैं। सो सेम इज ट्रू विद ग्राफ्स,
कि इसके अंदर ग्राफ के अंदर क्योंकि कोई रूट नहीं होती तो वी कैन चूज एनी वर्टेक्स दैट विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वो जो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम उस वर्टेक्स को मार्क एज विजिटेड कर देते हैं कि ये वर्टेक्स हमने सर्च विजिट कर लिया है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो गई है, और उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यही किया जैसे हमने ट्री के केस में भी किया था। एंड देन व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, सो हम क्या करेंगे कि हम डी क्यू करेंगे, हमें वर्टेक्स मिलेगा फ्रॉम द क्यू, हम उस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं यानी कि उसके जो नेबर्स हैं उनमें से जो जो वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ उसको हम मार्क एज विजिट करेंगे और उसको एनक्यू कर देंगे क्यू के अंदर। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम जो मोर और लेस वैसे ही है जैसे ट्रीज की केस में करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि वहां पर हम क्या करते थे कि हमने स्टार्ट में रूट को एनक्यू कर दिया था क्यू के अंदर, उसके बाद हम एक एक वर्टेक्स को व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी हम एक वर्टेक्स को डीक्यू करते थे और उसके सारे चिल्ड्रंस जो होते थे उसको एनक्यू कर लेते थे। यहाँ पर भी हमने यूं ही करना है कि वर्टेक्स को डीक्यू करना है क्यू से, लेकिन हमने सिर्फ उन वर्टिसेस को एनक्यू करना है उसके नेबर्स को जो कि विजिट नहीं हुए। उसकी रीजन क्या है कि ट्री के अंदर देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ, तो ये नहीं हो सकता कि ये वाली नोड दो डिफरेंट पाथ से विजिट हो सके, लेकिन ग्राफ्स के अंदर यू कैन हैव साइकिल्स। सो अगर ऑलरेडी आपने इस पाथ से इस नोड को विजिट कर लिया हुआ है तो यू डोंट नीड टू विजिट थ्रू दिस पाथ, ठीक है। इसलिए हमें ये चीज चेक करनी होती है कि अगर कोई नोड विजिट नहीं हुई है सो सिर्फ उसको तब हम एनक्यू करें, ठीक है। ये इसका सूडो कोड है। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्यू, देन हम किसी भी एक वर्टेक्स जो हमारा इनिशियल वर्टेक्स होगा उसको हम मार्क एज विजिट करेंगे और उसको क्यू में इनपुट कर देंगे। एंड देन वी हैव दिस व्हाइल लूप। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, हमने क्यू से डी क्यू किया, हेड से जो भी वर्टेक्स है वो हम डी क्यू किया, हमने उसको किया ये कि उसके जितने भी अनविजिटेड नेबर्स थे उन सबको हमने मार्क करके एनक्यू कर दिया। सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो लेट्स अज्यूम दिस इज आवर ग्राफ जिसके अंदर 9 वर्टिसेस हैं और ये डायरेक्टेड ग्राफ है। सो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है आपका डायरेक्टेड ग्राफ हो या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। ब्लैक कलर मीन्स के दीज नोड्स आर नॉट डिस्कवर्ड, ब्लू कलर मीन्स के वो डिस्कवर हो चुकी हैं, रेड कलर मीन्स के वो टॉप ऑफ द क्यू है, वो वर्टेक्स जो है वो क्यू की टॉप पर है, फिनिश मीन्स के हमने उसको वो विजिट भी हो गया और क्यू से रिमूव भी हो चुका है। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रैंडम वर्टेक्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वर्टेक्स। सो दिस वर्टेक्स इज एस, हमने इसको क्यू में क्या किया एन क्यू कर दिया, तो अब क्यू के अंदर हमारे पास वर्टेक्स इनक्यू कर एस है दो। और हमने इसको विजिट भी कर दिया, विजिट इसका ट्रू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारी वाइल की लूप चलेगी। वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, हमने एस को डी क्यू किया, ठीक है, ये डी क्यू हो गया। और एस के नेबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 5 है एंड 3 है, 2 and 3। ठीक है। इनमें से कोई ऐसा नेबर है जो विजिट हुआ है? कोई नहीं हुआ हुआ, तो इन सबको हमने क्या किया एन क्यू कर दिया। तो क्या बनेगा कि एस तो रिमूव हो जाएगा, 2 3 5 5 हमने क्यू के अंदर एन क्यू कर दिया, ठीक है। सो आपकी क्यू क्या बन गई 2 3 एंड 5, इसके अंदर एन क्यू कर दिया। क्यू की टॉप पर क्या है 2 है, 2 इज इन रेड कलर, सो एस जो है वो विजिट हो चुका है। स्टिल क्यू इज नॉट एम्प्टी, हम क्या करेंगे कि डी क्यू करेंगे। टॉप पर क्या 2 पड़ा हुआ है, टॉप 2 इज गोइंग टू बी डी क्यूड। 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 5 है और एक ये वाला नेबर है, यही दो नेबर्स है ना, यस सर। ठीक है। 4 इसको 4 एंड 5, 4 अच्छा 5 तो ऑलरेडी विजिट हुआ हुआ है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्यू के अंदर है। सो कौन सा नेबर अभी विजिट नहीं हुआ हुआ? दैट इज 4। सो 4 हम क्यू के अंदर, 2 तो ऑलरेडी रिमूव हो गया, 4 हम क्यू के अंदर पुश कर देंगे, 4 को हम विजिट कर लेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात, 5 इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, डोंट एन क्यू, 4 को हमने क्यू में डाल दिया, ठीक है। इस एच को हमें नहीं चाहिए, इस एच को। उसकी रीजन क्या है कि ऑलरेडी 5 किस एच से डिस्कवर हो चुका है? एस से, डायरेक्ट एच से, क्लियर। सो वी डोंट नीड दिस एच। और ये वाला एच जो है इससे हमने नई नोड डिस्कवर की जो कि 4 है, जिसको हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया। सो क्यू की टॉप पर क्या है 3 है,
3 के नेबर्स कौन कौन से हैं? एक तो 5 है और एक 6 है। 5 इज ऑलरेडी विजिटेड, तो हमें ये वाली एज से 6 चाहिए जस्ट नहीं चाहिए। 6 को हमने क्या किया? एनक्यू कर दिया, 3 NQ कर हो चुका है। ठीक, अब क्यू की टॉप पर क्या है? 5 है। 5 का कौन से नेबर्स हैं तो मुझे बताएगा? 5 के सर 4 4 6 नहीं एंड है, दिस डार्क नहीं नहीं। 5 का सिर्फ एक ही नेबर है, 6 क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एज को भी आपने देखना है, इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ। Oh yes 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 ठीक sir है, yes सो 5 को हमने 6 है, 6 इज ऑलरेडी विजिटेड या डिस्कवर्ड, तो हमें कुछ भी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, इस एच की कोई जरूरत नहीं हुई, हमने कोई नई नोट डिस्कवर नहीं की। ठीक है, अब टॉप पर क्या है? 4। 4 के कौन कौन से नेबर्स हैं? एक तो 5 है और एक 8 है। 5 इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड और बल्कि वो फिनिश भी हो yes चुका है, सो हमें इसको क्यू करने की जरूरत नहीं है। 8 को हम क्यू करेंगे। ठीक है, 8 भी क्यू में आ गया। टॉप पर क्या है क्यू में? 6 है। 6 के कौन से नेबर्स हैं? एक ये है और एक ये है। सो दिस इज 7, दिस इज 8, दोनों नई नोड्स हैं, तो 7 को भी दिस इज 7, दिस इज 9, 7 को भी एन क्यू किया, 9 को भी एन क्यू किया, 6 डी क्यू हो गए और ये नोड्स डिस्कवर हो गई। अब टॉप पर क्या है? 8। 8 के कौन से नेबर्स हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि इसका कोई आउटगोइंग कोई एज भी ही नहीं नहीं है, sir तो ये सिंपल डी क्यू हो जाएगा। उसके बाद टॉप पर क्या रह गया? 7। 7 के कौन से नेबर्स हैं? एक 5 है, एक 4 है, एक already 8 है। visited ये सारे के सारे ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, तो 7 भी डी क्यू हो जाएगा। 9 के कौन से नेबर्स हैं? एक 7 है और एक 8 है, ये दोनों भी विजिट हो चुके हैं, तो 9 DQ हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। उसके बाद वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपकी वाइल की लूप ब्रेक हो जाएगी। सो आपने सारी नोड्स को रिवर्स कर लिया ट्रेवर्स कर लिया या विजिट कर लिया। अच्छा, आप ये देखें, जो ग्रीन एजेस हैं ये एक तरह का ट्री बना रहे हैं ना, ये एक ट्री है, ट्री है ना? yes sir ट्री अच्छा, ये जो है ना, ये ट्री है जिसकी रूट कौन सी है? वो नोड है जहां से हमने रिवर्सिंग स्टार्ट की थी स्टार्ट सर किया था। ठीक है, सो इस ट्री की कुछ खास प्रॉपर्टीज है। सो अगर हम एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च करें स्टार्टिंग फ्रॉम अ नोड, जो हमें रिजल्टेंट ट्री मिलता है, दैट इज एक्चुअली अ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री विद रिस्पेक्ट टू एस। ये इसके अंदर जितने भी एजेस हैं, एस से 9 तक का जो पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो इस ट्री के अंदर है। एस से 5 तक का दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि देखें ओरिजिनल ट्री में देखें तो एस से 5 तक जाने के लिए ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना, एस से 2 पर जाते, 2 से 5 पर जाते, ये पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? दो एजेस होते, लेकिन हमने yes शॉर्टेस्ट sir पाथ डिस्कवर किया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन मैं बता देता हूँ कि ये ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल है। तो आप अगर देखें कि हम क्या कर रहे थे, कि जो जिस तरह ये एल्गोरिथम चल रहा था, कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ नोड, पहले हमने उन नोड्स को विजिट किया जो डायरेक्टली रीचेबल है एस से, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा ना। उसके बाद फिर उन नोड्स को रीच किया जो 2 के थ्रू 2 हॉप्स अवे हैं एस से, ये 4 हो गई या इवन 6 हो गई, 2 हॉप्स अवे है, तो इन नोड्स को विजिट किया। फिर हमने उन नोड्स को विजिट किया जो कि 3 हॉप्स अवे हैं, फॉर एग्जांपल 8 हो गई, फॉर एग्जांपल 7 एंड 9 हो गई। सो एक्चुअली ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ ट्री देता है विद रिस्पेक्ट टू एस। 5 2 से शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, क्योंकि 2 से पहले आपको एस को जाना है, फिर 5 को जाना है, या बेसिकली अभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एरोस देखें, एजेस की डायरेक्शन देखें, 6 जो है वो 5 से शॉर्टेस्ट नहीं है, लेकिन एस से शॉर्टेस्ट है। सो जब किसी भी नोड से जब हम ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल करते हैं या ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नोड, जो हमें रिजल्टेंट ट्री मिलता है वो वाला ट्री होता है जिसकी रूट वो नोड होती है जहां से हमने ट्रेवर्सल को स्टार्ट किया, और इसमें वो सारी नोड्स होती हैं जो कि रीचेबल हैं फ्रॉम एस। अगर कोई ऐसी नोड होती जो एस से रीचेबल ना होती तो वो इस ट्री का पार्ट ना होती, और सारी जो पाथ्स हमें मिलते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ देते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ एस से 9 यही है, शॉर्टेस्ट पाथ एस से 7 यही है, शॉर्टेस्ट पाथ एस से 4 यही है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? राइट सर अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूं कि देखें, अगर मैं 8 से ट्रेवर्सल को स्टार्ट करता, यहां से शुरू करते, हम कहते इस नोड से मैंने ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है,
8 था ये, क्या होता? 8 क्यू में चला जाता, while क्यू इज नॉट एम्प्टी। 8 का कोई नेबर है? नो सर। सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड होती है इस ट्री में, जो कि क्या होती है? 8 होती, क्योंकि 8 और ही कोई होता। नोड रीचेबल ही नहीं थी अगर हम 8 से ट्रेवर्सल को स्टार्ट करते। क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरह ये S थी, ये मेरे ख्याल में 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है, ये शायद 7 थी, ये 9 थी और ये 8 है। सर लेट्स एज्यूम हम 7 से ट्रेवर्सल को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होना था? ये 7 के नेबर्स 8 हैं, तो ये ट्री में आना था। 4 है। 4 है, ये ट्री में आ 5 जाना है था। सर। 5 है, ये भी इस तरह आना था। और कोई है? नो सर। नहीं। उसके बाद क्या होना था कि 5 का नेबर्स कौन कौन से हैं? 6। 6 ही है जस्ट। और कोई नहीं है, तो ये आ जाना था। 6 का नेबर कौन सा है? 9। 9 है और 7। 7 तो ऑलरेडी विजिट हो चुका होता ना, यस सर, वो 7 ऑलरेडी से हो स्टार्ट। चुका। और कोई नेबर था? 4 का नेबर कौन सा था? 2 नहीं, 5। सो ये 8 ट्री बनता। वो। 3 यस। हम रीच नहीं कर सकते थे, 2 नहीं कर सकते थे, S को रीच नहीं कर सकते थे, तो जो रिजल्टेंट ट्री होता वो क्या होता? 7 उसका रूट होता, 7 के नेबर्स होते 8, 4 और 5, ये वाले। और फिर 5 का आगे नेबर होता 6 और 6 का आगे नेबर होता 9, ये ट्री बनता 9। इफ वी स्टार्ट रिवर्सल फ्रॉम 7। और ये 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री होता। ये वाली नोट्स क्योंकि 7 से रीचेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये उस ट्री का पार्ट नहीं होती। यू गॉट द पॉइंट? सर हम जो रूट नोड डिसाइड करते हैं वो किस बेस पे करते हैं रूट नोड कि नहीं डिसाइड करते, हम किसी भी रैंडम नोड से ट्रेवर्सल को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी रैंडम से? ठीक क्योंकि ग्राफ में कोई रूट नोड नहीं होती ना। है। यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जैसे हमने 7 से स्टार्ट किया तो हम तो रिवर्स नहीं कर पाए होल ग्राफ को। बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन वो नोड्स हमने ट्रेवर्स कर ली जो 7 से रीचेबल थी, एक अलग ट्री बन रहा था। ऐसे ही था ना? तो सर तो उसमें सर ये ये इसकी वाला लिंक ही लिमिटेशन नहीं नहीं है था, कि? उसमें ये वाला लिंक था 7 से 8, 7 से 4, 7 से 5, 5 से 6 और 6 से, ये वाले लिंक्स थे उसमें जी। राइट सर। अच्छा देखें, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्स होता है ना, वो ब्रेथ को कवर करता है। यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोट, अगर हम एस से ट्रेवर्सल को शुरू करें, इसको मैं आप दोबारा वो कर देता हूँ, अरेज कर देता हूँ। अगर हम एस से ट्रेवर्सल को शुरू करते हैं तो एस पहले हुआ था, और उसके बाद वो नोट्स पहली डिस्कवर हुई जो एस से 1 हॉप अवे थी, यही हुआ ना? यस सर। ये डायरेक्टली 1 हॉप अवे थी। फिर वो वाली नोट्स डिस्कवर हुई इसके बाद जो 2 हॉप्स अवे थी, जैसे 4 हो गई, जैसे कि 6 हो गया। 6 हो गया। फिर वो नोट्स डिस्कवर हुई जो 3 हॉप्स अवे 3 थी, अब सर। यस। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रेवर्सल करते हैं किसी भी नोड से, सो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हर स्टेप में फर्स्ट वी डिस्कवर ऑल vertices that are at distance k from S before discovering any vertex that is at distance k plus 1. So पहले 1 होप सारे डिस्कवर होंगे vertices, फिर 2 होप्स होंगे, फिर सारे 3 होप्स होंगे, फिर सारे 4 होप्स होंगे। इसीलिए जो जो इनकोड होती है, ये जो ट्री बनता है, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सारे वो वर्टिसेस 1 होप अवे हैं, फिर ये वो वर्टिसेस हैं जो 2 होप्स अवे हैं, फिर ये वो वर्टिसेस हैं जो 3 होप्स अवे हैं, एंड सो ऑन। shortest path encode हुए with respect to S, but not with respect to 7, but not with respect to any other vertex. ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल की प्रॉपर्टीज हैं। यू शुड अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कैसे करते हैं काम, लेकिन उसकी आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है? यस सर।
फिर इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं कि ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल कहाँ पर यूज होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन होगी। इसकी एक एप्लीकेशन ये होती है, फॉर एग्जांपल कि अगेन मैं आपको इधर ही ले जाता हूँ, इसके गिवन अ ग्राफ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताएं कि इस ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं, तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं? रिवर्स करके सर। ट्रेवर्स करके। उसकी रीजन क्या है कि मुझे वैसे तो नहीं पता, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यस। अ नोड, फॉर एग्जांपल मैं नोड 8 से स्टार्ट करता हूँ ट्रेवर्सल करना। 8 जो है वो विजिट यस। हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नोड विजिट नहीं होगी। मेरी जितनी भी नोड्स थी S2 3 4 5 6 7 9, वो सारी की सारी अभी विजिट नहीं है। नाइन, लेकिन एक ही नोट विजिट हुई है 8, ये विजिटेड है, ये अनविजिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 एक अलग से कंपोनेंट है। फिर मैंने दोबारा किसी नोट से स्टार्ट किया, 7 से स्टार्ट किया, कौन कौन सी नोट्स विजिट हुई? 4 हो जाएगी, 4 5 6 6 हो 4 जाएगी, 5 6 9 भी हो और जाएंगी, 8। और 8 तो खैर ऑलरेडी हो चुकी है। 4 5 6, ये होगी, और फिर रिमेनिंग। इस तरह ना आपको आप कनेक्टेड कंपोनेंट्स किसी भी ट्री के अंदर, और ये सारी आपने नोड्स रिमूव कर दी जो विजिट हो गई हैं, जो रिमेनिंग हो गई हैं जैसे एस वगैरह, आप फिर उस जो रिमेनिंग नोड्स हैं उनमें से किसी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, या स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल कि अगर मेरा एक ग्राफ हो जिसके अंदर ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैं पहले इस नोड से स्टार्ट करूंगा, तो क्या होगा कि ये तीनों एक ट्री बन जाएगा, इन तीनों को, ये तीनों नोड्स विजिट हो जाएंगी लेकिन बाकी नोड्स विजिट नहीं होंगी। तो मुझे पता चल गया कि एक कंपोनेंट तो ये है। फिर मैंने किसी और रैंडम नोड से, लेट्स अज्यूम इस नोड से स्टार्ट किया जो विजिट नहीं हुई है, तो ये तीनों नोड्स भी विजिट हो जाएंगी, तो मुझे पता चल जाएगा ये एक और कनेक्टेड कंपोनेंट है, लेकिन ये आपस में। फिर एक पीछे रह जाएगी, जब मैं इस नोड से करूंगा तो मुझे ये वाली भी मिल जाएगी, तो मुझे पता चल गया कि 3 कंपोनेंट्स हैं। क्लियर हो गया? इस तरह की इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। अगर मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि गिवन अ ट्री, मुझे ये बताएं कि इसमें कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, तो आप इस तरह का एल्गोरिथम लगाएंगे कि यू स्टार्ट फ्रॉम वन रैंडम नोड, यू स्टार्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जितनी नोड्स विजिट हो गई दे आर पार्ट ऑफ वन कनेक्टेड कंपोनेंट। उसके बाद जो रिमेनिंग नोड्स हैं जो विजिट नहीं है, उनमें से किसी नोड से आप रैंडमली स्टार्ट करेंगे, अगेन जितनी नोड्स विजिट हो गई दैट इज पार्ट ऑफ अनदर कनेक्टेड कंपोनेंट, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल अनविजिटेड नोड जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है? Any questions? Okay. So that's the end of this topic on breadth first search. So if you don't have any questions, so we will start with another topic जिसको हम कहते हैं depth first search. Depth first search आपको पता है trees के केस में कैसे होती है कि you start from a root और आप पहले एक ब्रांच को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फॉर एग्जांपल A B यस सर। C, फिर अनदर फिर बैक ट्रैक ब्रांच। करते हैं, फिर अनदर ब्रांच E H L, फिर बैक ट्रैक करते हैं, फिर M, फिर बैक ट्रैक, फिर N, फिर बैक ट्रैक करेंगे, फिर I O बैक ट्रैक करेंगे, I, फिर P, फिर बैक ट्रैक करके फिर दूसरी ब्रांच, एंड दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस। गोज ऑन। ठीक है? यहाँ पर भी जब हम ग्राफ की डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल की बात करते हैं, ऑफ कोर्स ग्राफ में साइकिल्स हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल कि एक नोड को मल्टीपल पाथ से आप रीच कर सकें, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक ब्रांच को पूरा पहले एक्सप्लोर करते हैं एंड देन यू गो टू अनदर ब्रांच। ठीक है? और हमें पता है कि डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल के लिए क्या चीज यूज होती है? डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल के लिए स्टैक्स यूज होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वी हैव टू बैक ट्रैक, हमें बैक ट्रैक करना होता है, तो इसलिए उसके लिए क्या चीज यूज हो रही होती है? उसके लिए यूज हो रहा होता है हमारा स्टैक्स। ठीक है? स्टैक यूज कर रहे थे।
उसका एल्गोरिथम क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू डू अ ड्राई रन। एल्गोरिथम ये होगा कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टैक, ठीक है। वी मार्क v एज विजिटेड, किसी भी रैंडम नोड का विजिट मार्क कर सकते हैं, एंड वी पुश v ऑन s ऑन स्टैक। और फिर वही वाली बात, while stack is not empty, हम टॉप पर देखेंगे कि s की टॉप पर क्या है। s की टॉप पर फॉर एग्जांपल v पड़ा हुआ है, सो इफ v या जो भी टॉप पर पड़ा हुआ है उसके कोई अनविजिटेड नेबर्स हैं तो हम उनको मार्क करते हैं और उनको स्टैक पर पुश कर देते हैं, और ये चीज चलती रहती है। अगर उसके कोई अनविजिटेड नेबर्स नहीं रहते तो हम उसको पॉप कर देते हैं। अगर आपको इस एल्गोरिथम की अभी समझ नहीं आई है तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू हैव एन एग्जांपल। सो टिपिकली इवन जब ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल की भी बात आ रही थी, आपको नेबर्स कैसे पता चलते थे, तो फॉर दैट आइदर वी हैव एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट। हमें पता है एडजेसेंसी लिस्ट क्या होती है, मैंने ब्रेथ फर्स्ट के केस में नहीं दिखाई थी लेकिन वहां पर भी थी। और किसी भी ग्राफ को हम एडजेसेंसी लिस्ट के बगैर तो डिफाइन ही नहीं कर सकते ना, लिस्ट हो या मैट्रिक्स हो। तो हमें यहाँ पे पता है कि नेबर एक नोड ए के कौन कौन से नेबर्स हैं, एफ सी बी एंड जी। बी के कौन से नेबर्स हैं, ए। सी के कौन से नेबर्स है, ए। डी का कौन से, एफ एंड ई एंड सो ऑन। सो ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनी हुई है। अब हम किसी भी एक रैंडम नेबर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स अज्यूम कि हम नेबर ए से स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि हमने उसको स्टैक पर पुश कर दिया, और हमें पता है कि थैंक्स टू अवर एडजेसेंसी लिस्ट के ए के कौन कौन से वर्टेक्स ए से हमने स्टार्ट किया, तो हमें पता है कि वर्टेक्स ए के कौन कौन से नेबर्स हैं, एफ है, सी है, बी है और जी है। ठीक है, इनमें से कोई ऐसा नेबर है जो कि विजिट नहीं हुआ हुआ, कोई भी ऐसा नेबर जो विजिट हुआ हुआ है, ऐसा कोई भी नेबर नहीं है जो विजिट हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक नेबर को पकड़ लेते हैं, एफ को पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो वी पुश एफ ऑन, हम डिस्कवर करते हैं ए एफ का लिंक, और हम एफ को विजिट करते हैं और हम स्टैक एफ को स्टैक पर पुश कर देते हैं। अब एफ के कौन से नेबर्स हैं, हमें यहाँ से पता चल गया एडजेसेंसी लिस्ट से कि ए है, ई है और डी है। ठीक है, इसका कोई भी नेबर विजिट नहीं हुआ हुआ, तो हम किसी एक लिंक को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ई। सो हम ई को हमने विजिट किया और ई को हमने स्टैक पे पुश कर दिया। सो अब देखें कि हम ए के सारे नेबर्स को हमने विजिट नहीं किया, ए के नेबर्स तो सी बी जी भी थे, हम एक ब्रांच में ही जा रहे हैं। ए के बाद एफ आया, एफ के आगे हमने आगे नेबर्स को देखा, ई आ गया। अब ई के जो नेबर्स हैं वो कौन से हैं, जी एफ एंड डी। ई का जी एक नेबर है, हम लेट्स अज्यूम उसको जो विजिटेड नहीं है, न्यूली डिस्कवर्ड है, तो हम स्टैक पर जी को पुश कर दिया हमने। सो जी के कौन से नेबर्स हैं, जी के नेबर्स हमें एडजेसेंसी लिस्ट से पता चल गया, ई और ए हैं। ठीक है, सो ई is already visited, a is also visited, so जी का कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो कि विजिट करना हो, सारे विजिटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, जी को पॉप कर देंगे, पॉप कर देंगे। क्योंकि ई भी ऑलरेडी विजिटेड है, ए भी ऑलरेडी विजिटेड है, सो हम जी को पॉप कर देंगे। अब हम ई पर आ गए, जी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। अब इसका कोई और नेबर है जो अनविजिटेड है, एफ है। ठीक है, एफ भी ऑलरेडी विजिटेड है, सॉरी अनविजिटेड नहीं है क्योंकि एफ ऑलरेडी विजिट हो चुका है। कोई और नेबर है, डी है। सो हम क्या करेंगे कि पुश कर देंगे डी को, डी भी अब विजिट हो गया। डी के दो ही नेबर्स हैं, ई और एफ। सो ई और एफ दोनों विजिटेड हैं, तो डी को हमने क्या किया, पॉप कर दिया। अच्छा, आप ये देखिएगा कि हम ए से पहले एफ पर आए थे, एफ से हम ई पर गए थे, ई से हम जी पर गए थे। ये हमने पूरी ब्रांच एक्सप्लोर की थी ना। फिर हमें जी के आगे कोई भी वो नहीं मिला था, तो फिर हम बैक ट्रैक करके ई पर आए थे, ई से हमने किसको एक्सप्लोर किया था, डी को। अब डी के भी दोनों नेबर विजिट हो चुके हैं, तो हम बैक ट्रैक कर देंगे या पॉप कर देंगे, सो हम दोबारा ई पर आ गए। ई का कोई नेबर है जो कि विजिट नहीं हुआ, ई के सारे नेबर्स विजिट हो चुके हैं, जी भी, एफ भी और डी भी, तो ई को भी हम पॉप कर देंगे। अब हम एफ पर आ गए, एफ का कोई ऐसा नेबर है, डी है, डी भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, सो एफ को भी हम पॉप कर देंगे। अब हम ए पर आ गए, ए का एक और नेबर है, सी, जो कि विजिट नहीं हुआ, तो हम सी को पुश करेंगे। सी का कोई नेबर है, ए ही है एक नेबर, ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो पॉप हो जाएगा।
ए का एक और नेबर है बी, हम जो विजिट नहीं हुआ हम उसको पुश करेंगे। बी का कोई नेबर है ए ही है जो कि ऑलरेडी विजिट हो चुका है, पॉप हो जाएगा। उसके बाद ए का कोई एक और नेबर है जी जो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, सो ए भी पॉप हो जाएगा। और जब आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने विजिट कर लिया। और एक्चुअली जो विजिट किया था वो किस तरह किया था, ए से पहले एफ, एफ से ई, ई से जी, फिर ई से डी। बेसिकली ये आपका रिजल्टेंट ट्री बनेगा इस तरह का। अब ये देखें कि ये पूरी ब्रांच है, ए से एफ, एफ से ई, ई से जी। ऑल्दो ए से डायरेक्टली जी का भी लिंक बनता है, लेकिन हमने पहले एक पूरी ब्रांच को एक्सप्लोर किया था। सो जो ट्री बनेगा ए एफ, एफ से ई, ई से जी, ये लिंक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल है। हम एक पूरी ब्रांच को एक्सप्लोर करते हैं फिर हम बैक ट्रैक करते हैं। यही अगर ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल होता है तो उसके अंदर ये जरूर एज आता। उसकी रीजन क्या है कि उसमें हम पहले ए के वन हॉप नेबर्स को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फिर टू हॉप नेबर एंड सो ऑन। So this is difference between breadth first search and depth first search. कुछ समझ आई है आप लोगों को? कोई क्वेश्चंस हैं इसमें तो बताइएगा। Any questions? ठीक है। So if you don't have any questions, so again अगर एल्गोरिथम को थोड़ा सा देखना है तो एक्चुअली क्या हो रहा है डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल के अंदर कि वी आर क्रिएटिंग अ स्टैक। फिर हम पहली कोई भी रैंडम नोड को मार्क एज विजिट करते हैं और उसको स्टैक पे पुश कर दिया, while स्टैक इज नॉट एम्प्टी। हम स्टैक की टॉप पर देखते हैं, अगर उसके कोई अनविजिटेड नेबर्स हैं तो उनको स्टैक पे पुश कर देते हैं। अदरवाइज अगर कोई अनविजिटेड नहीं है तो उस पर्टिकुलर नोड को हम पॉप कर देते हैं। अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारे ट्री की सारी नोड्स ट्रिवर्स हो चुकी हैं, वो सारी नोड्स जो रीचेबल है फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर डेप्थ फर्स्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं और ब्रेथ फर्स्ट कहाँ पे यूज करते हैं? पहले मुझे बताएं ब्रेथ फर्स्ट कहाँ पे यूज करते हैं। मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई थी थोड़ी देर पहले। सर जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स फाइंड करना है। जी, एक तरीका ये था कि आपने ट्री में खासतौर पर अनडायरेक्टेड ट्री के अंदर आपने कंपोनेंट्स को, कनेक्टेड कंपोनेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो आप ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वही नोड्स रीचेबल होंगी, वही नोड्स रिवर्स होंगी या सर्च होंगी जो कि रीचेबल है, जो नहीं होंगी वो अनविजिटेड रहेंगी। एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अनविजिटेड नोड किसी भी, और उससे आपको एक और कंपोनेंट मिल जाएगा एंड दिस कंटिन्यूस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको डिस्कस किया था। यस ठीक सर। है, और ब्रेथ ऑफ कोर्स डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल भी इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। So depending on the application, you can either use depth first search या breadth first search. For example, अगर आपका जो family tree होता है, आपको पता है कि क्या होता है कि आपके for example ग्रैंड फादर थे और फिर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर आपके पेरेंट्स और उसके बाद सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स आपस में कजन्स होते हैं और इस तरह का कोई फैमिली ट्री बन रहा होता है। आपको विकिपीडिया पर बहुत से फैमिलीज का फैमिली ट्री वहाँ पर नज़र भी आता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैमिलीज हों या डायनेस्टीज हों, तो उनका आमतौर पर फैमिली ट्री होता है कि कौन था उसके आगे बच्चे कितने थे, उनकी कहाँ से शादियाँ हुई और फिर उनका आगे बच्चे कौन से थे एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने इस ट्री को सर्च करना है, यू वांट टू फाइंड सम सिबलिंग, अपने किसी सिबलिंग को, और इसमें ऑफ कोर्स ये ग्राफ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो चाइल्ड है इसकी शादी किसी यहाँ पर किसी के साथ हुई हो एंड उनके आगे ऑफ स्प्रिंग्स हो, तो इट इज पॉसिबल कि सिर्फ ट्री नहीं होता, इसके अंदर यू कैन हैव दीज काइंड ऑफ एजेस जिससे एसाइक्लिक बिहेवियर नहीं रहेगा। सो ऐसे 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 केस के अंदर जब आपने अपने किसी सिबलिंग कजन को सर्च करना है तो मोस्ट लाइकली आप लोगों की शादियां नहीं हुई हुई हैं, तो यू आर एट द लीफ लेवल।
अगर आपने अपने किसी से वो करना है तो उसके लिए कौन सी सर्च बेहतर होगी? डेप्थ फर्स्ट सर्च बेहतर होगी, क्योंकि आप एक ब्रांच का पूरा एक्सप्लोर करें अगर आपको कजन मिल जाता है, वरना यू एक्सप्लोर अनदर ब्रांच। और ब्रेथ फर्स्ट इज नॉट गुड, क्योंकि वो सिर्फ लेवल बाय लेवल सर्चिंग होती है, पहले इस लेवल पर सर्च हुई, फिर इस लेवल पर, फिर इस लेवल पर, एंड सो ऑन। सो ऐसी एग्जांपल के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च इज मच बेटर। बट ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कजन है वो लास्ट ब्रांच के अंदर है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये ट्री है और इसकी बहुत सी, जिस कजन को कर रहे हो दैट इज इन राइट मोस्ट ब्रांच, तो इसमें वर्स्ट केस में इसमें भी आपको सारी की सारी नोट्स को सर्च करना पड़ेगा। तो इस केस में डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों सेम ही होंगी, क्योंकि आपने मोरलेस सारी नोट्स को विजिट कर लिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल योर कजन इज समवेयर हियर, सो डेप्थ फर्स्ट इज मच बेटर, क्योंकि आप इसको एक एक ब्रांच को फुल एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे ये सारी की सारी ब्रांचेस या सारी की सारी नोट्स को आपको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर आपको आपका कजन मिल जाएगा। क्लियर है ये एग्जांपल? यस सर, क्लियर। एक तो जो एप्लीकेशंस हैं ग्राफ ट्रेवर्सल की, वो एक तो यही है कि टू डिटरमिन द कनेक्टेडनेस, कि ग्राफ कितने कनेक्टेड हैं, सब ग्राफ्स अगर आपने वो करने हो। फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च से आपको एक और भी होता है कि अगर आपका अनवेटेड ग्राफ है, जैसे इस केस के अंदर भी है, जिसके अंदर अनवेटेड ग्राफ में क्या होता है, पाथ की लेंथ किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एजेस के ऊपर। कि अनवेटेड ग्राफ है तो S से 9 तक के पाथ की जो लेंथ है वो क्या है? 1 2 3। तो अनवेटेड ग्राफ में जब आप ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल करते हैं तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ ट्री मिलता है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर नोड जहां से आपने ट्रेवर्सल शुरू किया है, कि उस ट्री में सारे वो पाथ्स होते हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं बिटवीन दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स, जो रूट है उसका, एंड दैट पर्टिकुलर नोड। सो इस ट्री के अंदर सारे वो पाथ्स हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं फ्रॉम S to 7, S to 6, S to 8, S to 4 एंड सो ऑन। ठीक है? सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन कि अगर आपने ट्री बनाने हैं, खासतौर पे शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाना है, तो अनवेटेड ग्राफ में तो ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल होगी। अगर कोई भी ट्री बनाना है तो आप डेप्थ फर्स्ट रिवर्सल भी कर सकते हैं। और फॉरेस्ट क्यों बनेगा? फॉरेस्ट उस केस में बनेगा जब आपका ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड। सो आपके डिफरेंट ट्रीज बनेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका ग्राफ इज लाइक दिस, तो इसमें दो ट्रीज बनेंगे, एक इस पार्ट के लिए, एक इस पार्ट के लिए। ठीक है? So that's the end of your chapter on traversals. If you have any question, you can ask. If you have any questions, you can ask. नो सर। जी। सर हमने ये ट्रीज और इन सब की जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं की, तो एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये हम कैसे किस तरह से आएंगे, काइंडली आप गाइड करें। इम्प्लीमेंटेशन तो हमने की है, क्यों नहीं की इनकी इम्प्लीमेंटेशन? सर प्रॉपर्ली जिस तरह से हमने असाइनमेंट्स में जिस तरह से लिंक लिस्ट हमने इम्प्लीमेंट की थी उस तरह से यानी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप ऐसा मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर फिर सकते हैं? असाइनमेंट दे देता हूँ ना, अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। तो यस सर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अपलोड कर मैं दें आपको काइंडली। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर देता हूँ, लेकिन ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम। और आपको सूडो कोड तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मैंने आपको इसका सूडो कोड तो बताया हुआ है, जैसे ये देखें यहाँ पर, आपको स्टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं उसका भी पता है। बेसिकली इसको कोड में इम्प्लीमेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए C++ के कोड में, एंड दिस इज इंटेंशनली लेफ्ट। मैं आपको C++ का कोड दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के। दूसरी बात यह है कि बाइनरी सर्च ट्री की पूरी इम्प्लीमेंटेशन मैंने क्लास में पढ़ाई है, जो अभी हम थोड़ी देर में उस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यू आर सपोज टू रीड दैट लेक्चर। मैंने उसकी वीडियो अपलोड की थी और मैंने गूगल क्लासरूम पर भी
21st को मैसेज किया था कि ऑल SC स्टूडेंट्स मस्ट गो थ्रू द BST वीडियो एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आज के लेक्चर में, आज आपका 3 घंटे का लेक्चर है, तो अभी ये लेक्चर खत्म हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, इसी तरह AVL ट्री की भी हम पूरी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि BST की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप खुद करके देखें, ठीक है। जो हमने क्लास में डिस्कस किया उसी कोड को इम्प्लीमेंट करें, अंडरस्टैंड करें, खुद इम्प्लीमेंट करें, उसको चला कर देखें, तो दैट्स एक्चुअली द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ओके सर, ओके सर। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, अदरवाइज मैं फिर आप ब्रेक लेना चाहेंगे या हम नेक्स्ट लेक्चर्स ऑलरेडी कंटिन्यू करें इसी के साथ? जी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ठीक है। सो आप लोगों ने वीडियो को देखा जो मैंने शेयर की थी? कोई क्वेश्चंस बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर? क्या मुझे बताएगा बाइनरी सर्च ट्रीज क्या होते हैं? सर उसमें एक रूट नोड आता है एंड देन वी हैव लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। अच्छा देखें, बाइनरी ट्री में सिर्फ ये है कि 2 इनवेरिएंट्स होते हैं। एक तो ये होता है कि ये किसने आंसर किया, बैलेंस ट्री विद, पहली बात तो ये है कि बाइनरी ट्री बैलेंस ट्री नहीं होता, ठीक है। बाइनरी ट्री इज कैन बी डीजेनरेटेड ट्री, हम उसको डिस्कस करेंगे। बैलेंस ट्री बनाने के लिए बाइनरी ट्री को हम लोग रोटेशंस करते हैं, वो फिर AVL ट्री का कॉन्सेप्ट बन जाता है। दैट्स एक्चुअली द मेन मोटिवेशन के व्हाई AVL ट्रीज। आई होप कि आप लोगों को AVL ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्सेज में पढ़े थे। नाउ इसमें 2 इनवेरिएंट्स होते हैं। एक इनवेरिएंट तो ये कहता है कि एक तो इनवेरिएंट ये कहता है कि आपकी जो स्मॉलर वैल्यूज हैं किसी भी नोड की, जो स्मॉलर वैल्यूज होंगी वो उसके लेफ्ट सब ट्री में होंगी और जो लार्जर वैल्यूज होंगी वो राइट सब ट्री में होंगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 इनवेरिएंट्स। सो फॉर एग्जांपल इस केस में 29 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज हैं वो राइट साइड के ऊपर हैं। 59 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं। 59 के जो सब ट्री बन रहा है, 59 जिसकी रूट है उसकी लेफ्ट सब ट्री में, और जो बड़ी नोड्स हैं वो उसके राइट सब ट्री के अंदर है। सो दिस इनवेरिएंट शुड बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नोड इन द सिस्टम। सो 29 के लिए भी 73 के परस्पेक्टिव से भी लेफ्ट साइड पर सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं, राइट साइड पर सारी बड़ी वैल्यूज हैं। 46 के परस्पेक्टिव से भी लेफ्ट साइड पर सारी स्मॉलर वैल्यूज हैं, राइट साइड पर सारी बड़ी वैल्यूज हैं। एंड जब हम कहते हैं छोटी वैल्यूज या बड़ी वैल्यूज, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि हम डेटा कौन सा डाल रहे हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स 15 इज स्मॉलर देन 29। अगर हम अल्फाबेट्स डाल रहे हैं तो ऑफ कोर्स G इज स्मॉलर देन 0 या W इज ग्रेटर देन G इज स्मॉलर देन O एंड W इज ग्रेटर देन O। अगर हम बाइनरी कर रहे हैं तो बाइनरी की भी इक्विवेलेंट जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम ये डिसीजंस कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, एज लॉन्ग एज उसके ऊपर लेस देन एंड ग्रेटर देन के रूल्स या लेस देन एंड ग्रेटर देन के फंक्शंस डिफाइन हुए में, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन व्हाट इज लेस, व्हाट इज ग्रेटर देन। सो वी कैन ऐड दोज वैल्यूज इन द बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और हमेशा स्मॉलर वैल्यूज आर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लार्जर वैल्यूज आर टुवर्ड्स राइट। So basically these are the 2 invariants. बाकी इसके अलावा so for example this is a binary search tree, this is a binary search tree, this is not a binary search tree. क्यों? क्योंकि 45 से जो ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू है वो उसके राइट के ऊपर है। 30 अगर इसके लेफ्ट पर होता, यहाँ पर होता, राइट पर ना होता, सो ये एक बाइनरी सर्च ट्री होता, लेकिन ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 10 के लेफ्ट के ऊपर ग्रेटर वैल्यू है 25 को
10 के राइट ट्री में होना चाहिए था, लेफ्ट सब ट्री में नहीं होना चाहिए था। तो इन दो रीजंस की वजह से दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए मैंने काफ़ी अर्सा पहले अपलोड की थी वीडियो लेक्चर, तो उसको अगर आप नहीं देखेंगे तो एक तो आपकी तैयारी नहीं होगी, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चंस भी पूछ नहीं सकते हैं। सो मैं दोबारा ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे अब पिछला लेक्चर था, मैंने जब आपसे क्वेश्चंस पूछे थे तो एक्चुअली कोई आंसर नहीं कर रहा था पूरे लेक्चर में, सो एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन। सो ऑनलाइन लेक्चर का भी उस तरह फ़ायदा नहीं है, तो मैंने फिर वीडियोस अपलोड किए हैं। और अब उसमें इशू ये है कि अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो अगेन यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो जहाँ तक आई थिंक सफ़ा आपका जो क्वेश्चन था, तो इसमें देखें हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की है। सो वी इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज फंक्शंस, फाइंड, रिमूव एंड सो ऑन, और इसका प्रॉपर कोड है जो हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड कैसे करनी है वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल इंसर्शन कैसे काम करेगी। और एक और चीज़ जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि इट डिपेंड्स द वैल्यूज किस तरह इंसर्ट हुई है। सो दिस इज वन बाइनरी सर्च ट्री, ये कहीं से भी बैलेंस नहीं है, एक ही ब्रांच है, राइट मोस्ट ब्रांच। उसकी रीजन क्या है कि सबसे पहले 3 इंसर्ट आया, सिस्टम में इंसर्ट हो गया, फिर 15 आया तो 15 इज ग्रेटर देन 3 तो वो इंसर्ट हो गया, फिर 22 आया तो 22 इज ग्रेटर देन 15 तो वो इंसर्ट हो गया। सो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आता रहा, तो जब भी जो वैल्यू आई वो पिछली वैल्यू से ज्यादा थी, बड़ी, सो वी हैव ऑलवेज इंसर्शन टुवर्ड्स द राइट मोस्ट ब्रांच। तो एट द एंड इसमें इस बाइनरी सर्च ट्री और लिंक लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ही ब्रांच है, और ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें वही डेटा है, बट इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें डेटा वही है लेकिन किसी और ऑर्डर में आया। ये एक और बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें एक और ऑर्डर में डेटा आया। अब दिस इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे किसी भी नोड को अगर सर्च करना हो तो वर्स्ट केस के अंदर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे टू आइडेंटिफाई कि वो नोड वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जबकि इस केस के अंदर मुझे वर्स्ट केस में कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 कंपैरिजंस वर्स्ट केस में करने पड़ेंगे। तो 4 वर्सेस 15 कौन सा बेहतर है? कंप्लीटली बैलेंस बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 46 से कंपेयर किया और मुझे पता चला वैल्यू इज ग्रेटर, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये सारे कंपैरिजंस मैंने अवॉइड कर दिए। फिर जब मैंने 65 से कंपेयर किया और मुझे पता चला मेरे बड़ी है वैल्यू, ये सारे कंपैरिजंस मैंने अवॉइड कर दिए एंड सो ऑन। इस केस में मुझे कोई भी कंपैरिजन मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे 3 से भी कंपेयर करना है, 15 22 23 एंड सो ऑन। सिमिलरली इस केस के अंदर दिस इज समथिंग इन मिडल, 1 2 3 4 5 6, वर्स्ट केस में 6 कंपैरिजंस करने हैं एंड सो ऑन। सो जो बाइनरी सर्च ट्री जो बनता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि वैल्यूज किस ऑर्डर में इंसर्ट हुई, किस ऑर्डर में आई। सो यू कैन हैव कंप्लीटली बैलेंस, यू कैन हैव डीजेनरेटेड काइंड ऑफ ट्रीज, और जिसका आपकी सर्च के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। आइडियली हम बाइनरी सर्च ट्रीज क्यों यूज करते हैं? टू हैव एफिशिएंट सर्च के इस तरह हो कि हमें कम से कम, जैसे बाइनरी सर्च था, तो बाइनरी ट्रीज सर्च ट्रीज आर सिमिलर कॉन्सेप्ट, कि जब हम कोई चीज सर्च करें so we should be able to avoid half of the comparisons and most of the comparisons at each level. मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ 60, इट इज ग्रेटर देन 46, तो मुझे इस ब्रांच में सर्च करनी है, मुझे इस ब्रांच में सर्च नहीं करनी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आर अवॉइडेड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बाइनरी सर्च ट्रीज आर नॉट बैलेंस्ड ट्रीज, इट डिपेंड्स on the order in which values are inserted. Any other question? सर ये जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर है और प्री ऑर्डर है, सर इसका तो कोई रिलेशन नहीं है ना सर, ये ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल और डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल इसके साथ? मुझे सही समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की, आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे? सर ये हम जब ट्रेवर्सिंग करते हैं सर, ये बीएचटी में, ये प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर,
सर इसका तो कोई रिलेशन, ये हम रिलेट तो नहीं कर सकते ना ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल के साथ या डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के साथ। देखें ये एक ट्री है ना, ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, ये भी है, ये भी है। सो आप Yes, इन पर ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल भी लगा सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल क्या आएगा इस ट्री का? 46 आएगा, उसके बाद 23, 65 आएगा, फिर 15, 40, 57। सो आप ब्रेथ फर्स्ट रिवर्सल लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ सकता है कि पहले 3 आएगा, फिर 15 आएगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल एक्चुअली बीएसटी के ऊपर जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज देता है। सो पहले ये 3 exactly. आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 46 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 59, फिर 65, फिर 73, फिर 88, फिर 91। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज देता है। लेकिन अगर आपने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो वो भी हो सकता है, पहले 46 प्रिंट होगा, फिर 23, फिर 15, फिर 3, फिर 22 एंड सो ऑन। सो यू कैन हैव एनी ट्रेवर्सल, इट्स अ ट्री। जो भी ट्री पर रिवर्सल्स आ सकते हैं, चाहे वो इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर हो या ब्रेथ फर्स्ट हो, तो यू कैन अप्लाई दोस रिवर्सल्स। एक्चुअली So, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें ये फंक्शंस भी थे जिनको हमने इस चैप्टर में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने वीडियो में ये कहा है कि ये वही फंक्शंस हैं, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, जो हम ट्रिवर्सल्स में पढ़ चुके हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इन फंक्शंस के दरमियान। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर काइंडली आप मुझे वो डिफरेंशिएट करके बता दें कि वो जो हम लोगों ने किया था कि हम हर ट्री को बाइनरी ट्री भी वो सॉरी फॉरेस्ट ट्री, और हमने जो वो पढ़ा था कि फॉरेस्ट ट्री के अंदर जो मल्टीपल ट्रीज होते हैं, तो उस वो वाला जो आपने डिफरेंशिएट किया था सर वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। वो वाला थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था, एक सेकंड रुकिएगा। सो ये बीएसटी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर लें, उसके बाद फिर मैं इस टॉपिक पर जाता हूँ। ओके सर। एनी क्वेश्चन ऑन बीएसटी? तो आप वीडियो देखेंगे तो आई थिंक कि आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर कोई नहीं क्लियर होंगी तो यू हैव टू आस्क। सो हम वेडनेसडे को भी 2 लेक्चर्स होंगे हमारे इसी तरह, और उसके लिए मैं एवीएल ट्री के 3 वीडियोस हैं। एक्चुअली आई एम गोइंग टू अपलोड दोज वीडियोस, और साथ बीएसटी की वीडियो। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप उन वीडियोस को देखें, और वेडनेसडे का जो हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू गो थ्रू देम, क्योंकि आई वुड लाइक कि हम इस वीक में अपना कोर्स को कंप्लीट कर लें। सो आपके कोर्स में से जो चीज़ें 2 हमारी पढ़ने वाली रह गई हैं, वन इज़ बाइनरी सर्च ट्रीज एंड द अदर वन इज़ एवीएल ट्रीज। ग्राफ्स हमने कंप्लीट कर लिए। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी मोर फ्रॉम ग्राफ्स, क्योंकि आपका कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज। और क्योंकि आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ी, फिर उसके बाद आपने ऊप को भी पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी भी हमने पढ़ी है, तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा अननेसेसरीली आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मुझे कोई मसला नहीं है, इफ़ यू वांट एक्चुअली मैं आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री एंड दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा सकता हूँ। आई हैव स्लाइड्स, आई हैव इवन वीडियो लेक्चर्स, लेकिन प्रॉब्ली आपका कोर्स कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि ट्रेवर्सल्स पर हम ग्राफ को स्टॉप करें, और बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्रीज। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा इन दोनों को देखेंगे, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि आपने बाइनरी सर्च ट्री के वीडियो को नहीं देखा। सो एवीएल ट्रीज की 3 वीडियोस हैं और बाइनरी सर्च ट्री की 1। आई एक्सपेक्ट के 2 दिन है, यू आर गोइंग टू रीड ऑल, यू आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड देन वी विल हैव 1 सेशन ऑन बीएसटी एंड 1 सेशन ऑन एवीएल ट्री। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जो आपका था सफ़ा, एक सेकंड रुकिएगा, आप मुझे वो स्लाइड्स को ओपन करने दें। ग्राफ्स के टॉपिक से कह रही है ना, फॉरेस्ट और ग्राफ्स का जो। यस सर।
जी ये है जी। क्या क्वेश्चन है आपका? सर इसमें मुझे यही डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था कि ये आपने उस दिन भी मुझे क्लियर किया था, लेकिन मैं फिर इसमें स्टक हो गई थी कि हम लोगों ने तो इसमें ये पढ़ा था कि जो ट्री होते हैं उनमें कोई भी सेपरेट नोड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखें मल्टीपल हमारे पास ग्राफ्स आ रहे हैं एंड दे आर जी नॉट कनेक्टेड। नहीं, इट्स नॉट मल्टीपल ग्राफ्स, इट्स अ सिंगल ग्राफ। ग्राफ अनकनेक्टेड भी हो सकता है ना। सो ये एक ही ग्राफ है जिसके सेट ऑफ वर्टिसेस हैं एंड सेट ऑफ एजेस हैं। ठीक है, वर्टिसेस इसके अंदर ये सारे 22 वर्टिसेस हैं और एजेस वो हैं जिस तरह प्रिंट हुए हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर डिपिक्ट किए हुए हैं। सो इट्स अ सिंगल ग्राफ। ठीक है, और वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक। अच्छा, अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्री तो कनेक्टेड होता है ऑफ कोर्स, इसीलिए हम इसको फॉरेस्ट कह रहे हैं। हम कहीं ये नहीं कह रहे कि इट्स अ ट्री, हम इसको फॉरेस्ट कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत से ट्रीज हैं। ये एक ट्री है, ये दूसरा ट्री है, ये तीसरा ट्री है, ये चौथा ट्री है। यू आर राइट। इससे पहले जो मैंने ट्री की आपको एग्जांपल दी थी उसमें हमने क्लियरली ये चीज डिस्कस की थी कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए और यूनिक पाथ होना चाहिए। तो ये एक ट्री है, ट्री 1, दिस इज ट्री 2, दिस इज ट्री 3। ठीक है, कनेक्टेड है, हर नोड से हर नोड रीचेबल है। सो और यूनिक पाथ है। लेकिन जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो हम फॉरेस्ट भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल्स भी नहीं है और अनकनेक्टेड ग्राफ है। ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ होता तो हम इसे फॉरेस्ट ना कहते, हम इसको ट्री कहते। हमने इसे ट्री नहीं कहा, इसे फॉरेस्ट कहा। तो इसका मतलब है इसमें बहुत से ट्रीज एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये ग्राफ के वर्टिसेस हैं। एक ही ग्राफ है, कनेक्टेड नहीं है, साइक्लिक है, यानी कि साइकिल्स नहीं है। और क्योंकि कनेक्टेड नहीं है और साइकिल्स भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फॉरेस्ट है, इसमें बहुत से ट्रीज हो सकते हैं। दिस इज एन इंडिपेंडेंट ट्री, दिस इज एन इंडिपेंडेंट ट्री, दिस इज एन इंडिपेंडेंट ट्री। हाँ, अगर आप एजेस डाल दें इस ग्राफ के अंदर, आप एक और एज डाल दें, ये वाला एज डाल दें, तो अब ये दो ट्रीज मर्ज हो गए। सो अब ये दो ट्रीज नहीं रहे, ये एक ही ट्री बन गया। सिमिलरली मैं एक ये एज डाल देता हूं, तो अगेन अब ये तीन ट्रीज नहीं रहे, ये पूरा एक ट्री बन गया। मैं ये एक एज डाल देता हूं, अब ये चौथा ट्री नहीं रहा, ये एक ही ट्री बना है और मेरा ग्राफ कनेक्टेड हो गया थैंक्स टू दीज एजेस। और अब ये फॉरेस्ट नहीं रहा, ये एक मेरा ट्री बन गया जिसके अंदर यूनिक पाथ्स हैं बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। और जी सफा। सर इसमें और आपने एक बात ये भी कही थी कि जो है हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं इसमें, जी बिल्कुल, कि हमारे जितने एजेस कम होते जाएंगे उसके हिसाब से हम काउंट करेंगे। जितने एजेस कम होते जाएंगे उतने ट्रीज ज्यादा होंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक ग्राफ एक ट्री हो जैसे ये, सो उसमें कितने एजेस होते हैं, वर्टिसेस -1, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। सो अगर वर्टिसेस इसके अंदर 8 हैं तो एजेस कितने होंगे, 7 होंगे। अब जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं सो एक्चुअली इसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो इससे भी कम होने चाहिए ना। दे शुड बी इवन लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस, इक्वल का निशान भी ना लगाओ, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, इससे कम होने चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 जितने एजेस हो जाएं सो वो तो इसका मतलब है कि वो फॉरेस्ट नहीं है, उसमें तो एक सिंगल ट्री है। यही मतलब हुआ ना। तो इसमें यस उससे सर। भी कम, कितने कम उतने आपके ग्राफ्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 22 आपके वर्टिसेस हैं, सर और उसमें 18 -1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 हो तो जाएगा, तो इसका एजेस कितने होने चाहिए, 21। एजेस अभी कितने हैं, 18 है। सो कितने ट्रीज होंगे, 21 - 18, 3। लेकिन सर ये तो 4 हुए। सॉरी एक सेकेंड, रुका 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 रुका, इसको इस तरह कर लें। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस, ये फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ ट्रीज का, नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस जो है वो आपको ट्रीज देते हैं। उसकी रीजन क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस, एक ट्री में कितने एजेस होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। तो क्योंकि ये माइनस खुल रहा है तो ये +1 होगा, हो जाएगा जब ये ओपन होगी आपकी ब्रैकेट्स। तो ये भी डिलीट यस हो सर। गया, ये भी हो गया। सो बाय डिफॉल्ट आपके एक ट्री हो, ये दोनों कट गए तो +1 एक हो जाएगा। अगर एजेस है नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, सो एक बचेगा ट्री आपके पास।
उस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपके पास नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो इस केस में नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 से भी कम है, सो फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आपके कितने हैं, 18 है, सो 22 - 18 वो आपको 4 आ जाएगा आंसर, तो 4 आपके। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। और किसी और का कोई क्वेश्चन? सो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है सो वी विल कंटिन्यू विद द अटेंडेंस। सो अगेन काइंडली वीडियो को देखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करें। बीएसटी की भी और एवीएल की मैं आज अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। वो अपलोड करने के लिए मैं बीएसटी की वीडियो को डिलीट कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक हो चुका है, मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं मजीद अपलोड करूँ विदाउट डिलीटिंग, ठीक है। सो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। सर ये आपने कहा है ना कि स्पेस इशू आते हैं सर ऑनलाइन वीडियोस का, तो सर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप YouTube पे अपलोड करें सर प्राइवेटली मोड पे, और सर ये लिंक हमारे साथ सर शेयर मेरे करें। पास YouTube का कोई अकाउंट नहीं है और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे गूगल की अपनी स्टोरेज होती है, आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्रॉप बॉक्स यूज करता हूं तो वहां पर मेरी स्टोरेज नहीं है मेरे पास अवेलेबल। तो बेहतर ये है आप लोग डाउनलोड कर लिया करें ना उसको, अब तो काफी दिन हो गए। दूसरी बात ये है कि मेरा एक लेक्चर तो होता नहीं है, मेरी तो वीडियोस बाकी बहुत से कोर्सेज भी है ना, तो मेरे पास 2-3 GB की स्पेस तो है अवेलेबल, लेकिन वो सारी भरी हुई है इसी वजह से। कुंशा सती प्रेजेंट सर। और कौन है, मैं बल्कि यूं ही कर लेता हूँ, अतीक इज प्रेजेंट, सफा इज प्रेजेंट, यस सर, अतीक इज देयर। यस सर प्रेजेंट। और समी इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। इसके अलावा भी कुछ लोग पिछले लेक्चर में प्रेजेंट थे, आपको थोड़ा सा आइडिया, आई थिंक हिना इज प्रेजेंट, हिना वाज प्रेजेंट, और कुछ और लोग भी थे, आपको नाम पता है? तानिया भी प्रेजेंट थी। सानिया इज प्रेजेंट, और सर तैमूर भी थे आई गेस। गोहर। तैमूर वाज प्रेजेंट।